हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी समझ में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को झारखंड बोर्ड से रिलेटेड एमसीक्यू कराने जा रहा हूं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड के द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र निकाला गया जो 2023 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे और इसके लिए समय आपके टोटल 1.5 घंटे। ठीक है, 1.5 घंटे रहेंगे और ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें टोटल कितने रहेंगे? कुल 40 प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, सभी प्रश्न आप लोग को देना जरूरी है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब कि टोटल 4 विकल्प दिया, उसमें से 1 सही आपको टिक करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे और ना ही कोई अंक आप लोगों को मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से एक राइट ऑप्शन होता है और जो राइट ऑप्शन होता है उसको आपको टिक करना होता है। और ये क्वेश्चन आपके टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं और 40 मार्क्स के आते हैं। एक भी क्वेश्चन अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो वो क्वेश्चन का मार्क्स आपका, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, लेकिन उसके मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल जो झारखंड बोर्ड के द्वारा जो टोटल क्वेश्चन निकाला गया है मॉडल पेपर के तौर पे, वो टोटल 40 क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को 40 क्वेश्चन को 20-20 क्वेश्चन करके 2 वीडियो के तौर पे मैं आप लोगों को दूंगा। तो आज मैं आप लोगों को टोटल 40 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन से रिलेटेड ये बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन राइट है, और उसके बारे में भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि क्वेश्चंस क्या कहता है और उस क्वेश्चन से और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसी को देखते हुए चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? मतलब कि अगर कोई राष्ट्र है, यानी कि मान लीजिए कि भारत देश है। ठीक है, तो भारत देश में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, एक निश्चित एरिया में रहने वाले जो जनता होते हैं वो किससे जुड़ी होती है? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है समान संस्कृति, मतलब एक तरह के संस्कृति से जुड़े होते हैं। समान इतिहास, मतलब एक तरह का इतिहास होता है उन लोगों का। भाषा और लोक परंपरा, मतलब उन लोगों का भाषा जो होता है एक होता है, लोक परंपरा भी एक जैसा होता है, या इनमें से सभी। ठीक है, तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा? देखिए, अगर कोई भी राष्ट्रवाद है, कोई भी देश है, अगर किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अगर जनता रहती है तो उसका संस्कृति क्या होता है? संस्कृति भी समान होता है। ठीक है, संस्कृति भी समान होता है, इतिहास भी समान होता है, भाषा भी समान होता है, लोक परंपरा, ठीक है, रहने का जो तरीका होता है वो भी सही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन 1 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी। ठीक है, इनमें से सभी, मतलब कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता, समान संस्कृति होता है, समान इतिहास होता है, भाषा और लोक परंपरा सेम होता है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 है जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहां के चांसलर थे? जो जर्मनी देश है, ठीक है, जर्मनी देश है, उसको एकीकरण करने के लिए, मतलब एक करने के लिए जो प्रमुख भूमिका निभाए थे, जिनका नाम क्या था? बिस्मार्क था। जिनका नाम क्या था? बिस्मार्क था। वो कहां का चांसलर थे? ठीक है, तो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 ऑस्ट्रिया के, ऑप्शन बी बर्लिन, ऑप्शन सी प्रसा, ऑप्शन डी म्यूनिक। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा? प्रसा हो जाएगा। ठीक है, प्रसा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं एक्चुअल में बिस्मार्क के बारे में, क्योंकि अगर जर्मनी में एकीकरण का भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क इतने इंपॉर्टेंट है तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मैं ये आपको मॉडल क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यही आपका नहीं आएगा, ठीक है, इसमें से भी आ सकता है और कुछ अलग टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट होगा उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए आज सेकेंड नंबर क्वेश्चन में मैं बताऊंगा आपको कि बिस्मार्क क्या होता है। ठीक है, बिस्मार्क कौन थे, इनके बारे में जानते हैं। तो बिस्मार्क कौन थे? बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाए थे। ठीक है, बिस्मार्क जो थे जर्मनी के एकीकरण में बहुत बड़ा भूमिका निभाए थे।
बट इनकी गलती क्या थी कि उन्होंने जर्मनी को एकीकरण करने के लिए एक नई नीति अपनाई थी, ठीक है, जिसके चलते उन्हें क्या गया था, उनको कहा गया था मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से जाना जाता था, ठीक है, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम जाना जाता था। क्यों? क्योंकि जो बिस्मार्क थे, ठीक है, वो जनतंत्र के विरोधी थे। कैसे? क्योंकि जो नीति बनाए थे वो नीति जनता को पसंद नहीं आया, वो जनता के खिलाफ थे। वो किसके खिलाफ थे? जनता के खिलाफ थे। इसलिए जनता ने इन्हें जनतंत्र का मतलब खुद का विरोधी माना, और इसने एक और क्या किया था, इसने निरंकुश शासन का समर्थन किया था, जो कि जनता का विरोधी थे, जनता के अगेंस्ट काम करता था, जो जनता के हित के लिए नहीं था, ठीक है। इसलिए बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाए, लेकिन ये क्या थे, जनतंत्र के लिए विरोधी माने जाते थे, इसलिए इन्हें मैन ऑफ ब्लड और आयरन, क्योंकि ये जर्मनी को एकीकरण करने के लिए जनता को हित के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ एकीकरण के बारे में सोचा, उसके लिए नई नई नीतियां अपनाई, चाहे वो जनता के हित में हो या नहीं हो। तो बिस्मार्क के बारे में आप लोगों ने जाना कि बिस्मार्क किस तरह के व्यक्ति थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो क्या था? इसका जो राइट ऑप्शन था वो सी था, प्रसा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश आजाद होने के बाद जो प्रथम गृह मंत्री थे, ठीक है, तो वो किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, इसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन ए में है खेड़ा आंदोलन, ऑप्शन बी में है बारदोली आंदोलन, ऑप्शन सी है चंपारण आंदोलन, या ऑप्शन डी है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, उस किसान आंदोलन का नाम क्या था? उस किसान आंदोलन का नाम था बारदोली आंदोलन। तो एक्चुअली में बारदोली आंदोलन क्या था? बारदोली आंदोलन एक्चुअली में किसान के लिए क्यों उन्होंने आंदोलन किया था? बारदोली आंदोलन क्यों उनको जरूरत पड़ी इस आंदोलन का? तो एक्चुअल में हुआ ये कि बारदोली सत्याग्रह एक्चुअल में होने का रीजन ये था, बारदोली सत्याग्रह होने का रीजन क्या था? ये सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान, ठीक है, ये बारदोली सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया? बारदोली सत्याग्रह आंदोलन क्यों हुआ, ठीक है, और बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में किसकी भूमिका थी? तो हम लोगों ने जाना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस नेतृत्व किया था, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह जो था वो भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान, ठीक है, संग्राम के दौरान कब हुआ था? 1928 में हुआ था, जून 1928 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? जून 1928 में। कहां पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। कहां पे स्टार्ट हुआ था? गुजरात में, ठीक है। या एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जो बारदोली आंदोलन था, यह एक तरह का किसान आंदोलन था, ठीक है। ये क्या था? किसान आंदोलन था। और यह आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उस समय प्रांतीय सरकार जो थी, ठीक है, उस समय जो प्रांतीय सरकार थी, उस प्रांत की सरकार थी, ठीक है, गुजरात में प्रांत की जो सरकार थी, उसने क्या किया था कि किसानों के ऊपर लगान में 22% की वृद्धि की थी। कितनी की थी? 22% की वृद्धि कर दी थी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर आंदोलन किया, ठीक है, बहुत ज्यादा आंदोलन किए थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। तो बारदोली आंदोलन जून 1928 में गुजरात में स्टार्ट हुआ, क्योंकि प्रांतीय सरकार ने किसानों का जो लगान था, ऋण था, ठीक है, वो 22% तक बढ़ा दिया। इस वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस लगान का जमकर विरोध किया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपने समझा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किस आंदोलन का नेतृत्व किया था और वो आंदोलन का कारण क्या था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका
पॉलिटी से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है साइमन कमीशन भारत क्यों आया, ठीक है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। ऑप्शन बी है नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए। ऑप्शन सी है लगान से संबंधित कानून बनाने के लिए, या ऑप्शन डी है व्यापार संबंधित कानून बनाने के लिए। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कि साइमन कमीशन जो भारत आए थे, एक्चुअल में कब आए थे साइमन कमीशन भारत? 1928 में, ठीक है, 1928 में आए थे। और साइमन कमीशन भारत आने का रीजन क्या था? भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो ए हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि साइमन कमीशन जो थी, ठीक है, साइमन कमीशन जो था उसको इंडिया लोगों ने क्यों बहिष्कार किया? ये आप नारा सुने होंगे, गो साइमन बैक, ठीक है, गो साइमन बैक मतलब साइमन वापस जाओ। तो ये क्यों इंडिया लोगों ने क्यों इसे वापस भेजने के लिए नारा लगा रहे थे? तो इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि साइमन कमीशन जो था एक कमेटी थी, साइमन कमीशन एक कमेटी थी, ठीक है, जो भारत के संविधान व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आ रहे थे। लेकिन इसमें क्या गलती की उन्होंने गलती ये किया कि इसमें जो साइमन कमीशन के सदस्य थे इसमें कोई भी भारतीय नहीं थे, ठीक है, इसमें कोई भी भारतीय नहीं थे। तो भारत के लोगों ने सोचा कि ये लोग जो संविधान है वो अपने अनुसार से कुछ भी नियम कानून बना देंगे जो कि भारत के लिए आगे चल के उसका गलत परिणाम निकल सकता है, ठीक है। तो इसलिए भारत के लोगों ने इस कमीशन को बहुत ही अच्छे लेवल में बहिष्कार किया था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? जो प्राचीन काल है, ठीक है, प्राचीन काल में जो स्थल मार्ग है एशिया यूरोप का व्यापार होता था वो कौन सा मार्ग था? मार्ग का नाम क्या था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। सूती मार्ग, फर्स्ट ऑप्शन है सूती मार्ग, सेकेंड ऑप्शन है रेशम मार्ग, थर्ड ऑप्शन है उत्तरा पथ और फोर्थ ऑप्शन है दक्षिणा पथ, ठीक है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो 5 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि रेशम मार्ग। तो प्राचीन काल में रेशम मार्ग का एशिया यूरोप के बीच में व्यापार करने के लिए यूज किया जाता था। इस मार्ग का यूज किया जाता था, किसका? रेशम मार्ग का, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। टोटल आज 20 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? तो गाड़ियों के उत्पादन के लिए मतलब कि गाड़ियों का उत्पादन के लिए जो असेंबली लाइन होता है, एक असेंबली लाइन होता है, उसका प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? तो इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है एडिसन, ऑप्शन बी है फिलिप्स, ऑप्शन सी है रूजवेल्ट और ऑप्शन डी है फोर्ड, हेनरी फोर्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि हेनरी फोर्ड। अब जानते हैं कि एक्चुअल में असेंबली लाइन क्या होता है, ठीक है। असेंबली लाइन क्या होता है? तो असेंबली लाइन एक्चुअल में एक लाइन होता है जिसमें, ठीक है, एक तरह से मेजर किया जाता है इस लाइन को कि कोई भी जो गाड़ियों के उत्पादन में जो पार्ट्स को असेंबल किया जाता है उसमें कम से कम लोग लगे, कम से कम मतलब मजदूर लगे, ठीक है, कम से कम पैसा लगे, कम से कम ऊर्जा लगे और ये काम हो जाए, ठीक है। तो इसका मेजर है कि इतना ही श्रम में, इतना ही पैसा में, इतना ही ऊर्जा में गाड़ियों का असेंबल हो सके। तो अमेरिका में सबसे पहले जो असेंबली लाइन का प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? हेनरी फोर्ड था, ठीक है, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 7 है डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमांडन है? तो इसमें 4 ऑप्शन आपका कौन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रवाद, सेकेंड ऑप्शन यानी कि बी प्रजातंत्र, थर्ड ऑप्शन सी औद्योगिकरण और डी ऑप्शन है संगीत। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का वो हो जाएगा आपका औद्योगिकरण। मतलब डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमांडन है? औद्योगिकरण का। तो 7 का आपका ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, औद्योगिकरण। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? स्पिनिंग जेनी मशीन ने किसका प्रयोग में वृद्धि की? किसकी प्रक्रिया, सॉरी, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किसकी प्रक्रिया में वृद्धि की? तो स्पिनिंग जेनी एक मशीन है, ठीक है, मशीन है। स्पिनिंग जेनी क्या है? मशीन है, जिसको बनाया किसने था? बनाने वाले जो थे उनका नाम था जेम्स हारग्रीव्स। ठीक है, इनका नाम था जेम्स हारग्रीव्स। ठीक है, इसके द्वारा तैयार किया गया था स्पिनिंग जेनी मशीन। इसका क्या काम था? यह क्या था कि कम से कम श्रम यानी कि कम से कम मजदूर का यूज करके ज्यादा से ज्यादा काम किया जाता था इस मशीन के द्वारा। ठीक है, स्पिनिंग जेनी मशीन से। अब ये पूछ रहा है कि स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की, मतलब कौन सा काम में ज्यादा वृद्धि की थी? तो इसमें ऑप्शन ए कताई, ऑप्शन बी है बुनाई, ऑप्शन सी है छपाई या ऑप्शन डी है रंगाई। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? कताई। ठीक है, तो जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा जो बनाया गया था स्पिनिंग जेनी मशीन, ठीक है, उसका यूज क्या था? उसका यूज था कि इस मशीन से कटाई प्रक्रिया को तेज किया गया, यानी कि कम श्रम के द्वारा इस मशीन से ज्यादा उसमें एक पहिया लगा होता है, पहिया को घुमाकर, ठीक है, एक या दो श्रम के द्वारा, एक या दो मजदूर के द्वारा एक ही समय में स्पिंडल चलाकर कई धागों को घुमा सकता था। ठीक है, कई धागों को क्या कर सकता था? घुमा सकता था। मतलब कि जिस काम के लिए 20 मजदूर लगे होते थे या 30 मजदूर लगे होते थे, मशीन एक या दो मजदूर से ही उस काम को कर लेता था। ठीक है, एक या दो मजदूर उस मशीन को चलाता था और काम बहुत ही इजी तरीका से और बहुत तेजी तरीका से होता था। बट इस प्रक्रिया में दिक्कतें क्या आई कि लोगों को क्या लगने लगा कि अब मशीनें क्या अभी काम करेगी तो मजदूर क्या करेंगे? मजदूर तो बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, मजदूर क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे और इसी का डर श्रम को यानी कि मजदूरों को सताने लगा। ठीक है, श्रमिकों को सताने लगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं श्रमिकों को लगा कि ये जो मशीन आया है कहीं ना कहीं हमारा शत्रु है। ठीक है, मतलब कि हमारा एक तरह से दुश्मन है, क्योंकि इसकी वजह से हमें काम इजीली नहीं मिलेगा। तो स्पिनिंग जेनी मशीन की किस प्रक्रिया में वृद्धि की थी? कटाई प्रक्रिया में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 है भारत में पहला प्रिंटिंग, ठीक है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? ठीक है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? तो ऑप्शन ए में फ्रांसीसियों द्वारा, ऑप्शन बी है पुर्तगालियों द्वारा, ऑप्शन सी है डचों द्वारा या ऑप्शन डी अंग्रेजों द्वारा। तो 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांसीसियों द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है पुर्तगालियों द्वारा, थर्ड ऑप्शन है डचों द्वारा या फोर्थ ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? पुर्तगालियों यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में जो पहला प्रिंटिंग प्रेस जो था वो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। अब क्वेश्चन इसमें पूछता है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कब और कहां पे लगाया गया? तो सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस लगाया गया वो कब लगाया गया था? 1526 में। ठीक है, और कहां पे लगाया गया था? गोवा में। ठीक है, अगर ये भी पूछता है कि गोवा में कहां पे लगाया गया था, तो सेंट पॉल कॉलेज में लगाया था। ठीक है, सेंट पॉल कॉलेज में लगवाया गया था प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, तो भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के द्वारा 1526 में गोवा के सेंट पॉल कॉलेज में लगाया गया था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है गेली क्या है? ठीक है, गेली क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? गेली क्या है? धातुवी फ्रेम है, चम्रपक्ष है, ताम्रपक्ष है या पांडुलिपि है। ठीक है, तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए धातुवी फ्रेम हो जाएगा। तो गेली एक तरह का धातुवी फ्रेम है जो छपाई के मशीन में
इसका यूज होता है। ठीक है, एक तरह का फ्रेम है जिसमें कुछ सामान वामान को रखा जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा कि गेंदी एक तरह का धातुई फ्रेम है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि सरकार के विभिन्न अंगों यानी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। ठीक है, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सत्ता का बंटवारा करता है, तो उस सत्ता का वितरण कहा जाता है। ठीक है, अगर यदि सरकार के विभिन्न अंग जैसे विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, इन बीच सत्ता का अगर बंटवारा था तो इसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में आपका है क्षेत्रीय कहा जाता है, ऑप्शन बी में ऊर्ध्वाधर, ऑप्शन सी में दबाव समूह, या ऑप्शन डी में सामुदायिक। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? क्षैतिज। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? क्षैतिज कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत लोगों को पता होगा। क्वेश्चन 12, भारतीय संघ में इस समय है कितना है? 25 राज्य 6 संघीय क्षेत्र है, 28 राज्य 8 संघीय क्षेत्र है, 26 राज्य 7 संघीय क्षेत्र है, या 28 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र है। यानी कि कितने स्टेट हैं और कितने यूनियन टेरिटरी, ठीक है, संघीय क्षेत्र है। तो अभी टोटल स्टेट कितना है? अभी टोटल 28 यानी कि 28 राज्य है और 8 संघीय क्षेत्र है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो भारतीय संघ में इस समय 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 12 मैंने कंप्लीट किया। आप क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? मेक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसमें भी आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। तो 4 ऑप्शन में आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए में दिया है अश्वेत शक्ति आंदोलन, ऑप्शन बी में दिया है नारीवादी आंदोलन, ऑप्शन सी में दिया है नागरिक अधिकार आंदोलन, या ऑप्शन डी दिया है नस्ल भेद आंदोलन। तो मेक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा उसका हो जाएगा ए, अश्वेत शक्ति आंदोलन से रिलेटेड है। ठीक है, तो मेक्सिको ओलंपिक की कहानी अश्वेत शक्ति आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 है कि संविधान की, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता, मान लीजिए इसका मतलब क्या, इसको इंग्लिश में होते हैं अनटचेबिलिटी। ठीक है, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत। छुआछूत को किस आर्टिकल के द्वारा खत्म कर दिया गया? इसमें ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 17। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अनुच्छेद 17। ठीक है, आर्टिकल 17 जो है उसके द्वारा संविधान के द्वारा, ठीक है, अनुच्छेद 17 में संविधान में लिखा गया है कि जो भी छुआछूत था उसको खत्म कर दिया। अगर कोई भी इस चीजों को मानता है तो उसे न्याय के द्वारा सजा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 है बामसेफ निम्न में किसका संगठन है? ठीक है, बामसेफ जो है निम्न में किसका संगठन है? तो ऑप्शन में है किसानों का, ऑप्शन बी है सरकारी कर्मचारियों का, ऑप्शन सी है उद्योगपतियों का, या ऑप्शन डी है मजदूरों का। तो बामसेफ एक्चुअल में क्या है? बामसेफ अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जाति यानी कि एससी, ठीक है, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, और पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी। ठीक है, ऐसे कर्मचारियों का, ठीक है, ऐसे कर्मचारियों का संगठन है क्या? बामसेफ। ठीक है, तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सरकारी कर्मचारियों का संगठन है कौन? बामसेफ। ठीक है, BAMCEF, इंग्लिश में BMCF लिखते हैं बामसेफ, और हिंदी में इसे बामसेफ बोलते हैं। तो ये बामसेफ क्या है? इसका संगठन है सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। तो क्वेश्चन 15 हम लोग कंप्लीट किए। अब क्वेश्चन 16 को देखते हैं। क्वेश्चन 16 क्या है? क्वेश्चन 16 है भारत में
राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? जो भी राजनीतिक दल है, ठीक है, पॉलिटिशियन, ठीक है, पॉलिटिशियन का जो दल है, ठीक है, उसको मान्यता कौन देता है? क्या आप इस दल से हैं या किस दल से हैं, ठीक है, अलग अलग पार्टी का मान्यता कौन देता है? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी में संसद के द्वारा, ऑप्शन डी में सॉरी ऑप्शन सी में उच्चतम न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, या ऑप्शन डी है चुनाव आयोग के द्वारा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, चुनाव आयोग, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्शन कमीशन बोलते हैं, ठीक है। जो इलेक्शन करवाता है उन्हीं को, उस बॉडी को क्या बोलते हैं? इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दिया जाता है। तो हम लोग टोटल 16 क्वेश्चन कंप्लीट करें और 3 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 20 क्वेश्चन और दूंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, लोकतांत्रिक सरकार होती है। लोकतांत्रिक यानी कि इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो किस तरह का होती है? उत्तरदायी सरकार होती है, जिम्मेदार सरकार होती है, वैध सरकार होती है, या उपरोक्त सभी होती है? तो एक जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसके अंदर वो क्या होती है? एक तरह से उत्तरदायी सरकार होती है। उत्तरदायी होते हैं, जिम्मेदार भी होते हैं, ठीक है, देश का जिम्मेवारी उनके ऊपर होता है। वैध सरकार मतलब सारे काम अच्छे ढंग से करने के लिए होती है, ठीक है, और उपरोक्त सभी होते हैं। भले ही आप लोग को दिखता होगा कि सरकार अच्छे से काम नहीं करती है, लेकिन सरकार एक्चुअल में इस चीजों के लिए बनी होती है, ठीक है। जनता का उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार, देश का, पूरे देश का जिम्मेवारी उनके अंदर होता है। इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है ये तीनों के लिए होती है, ठीक है। तीनों के लिए क्राइटेरिया होना चाहिए, जो उत्तरदायी होना चाहिए सरकार, जिम्मेदार होना चाहिए और वैध सरकार होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 है, लोगों के राजनीतिक सुधार लागू में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? अगर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? मतलब सबसे बेस्ट कौन सा अधिनियम है? सूचना का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, या समानता का अधिकार है? तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? कि अगर लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करना और सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, तो उसके लिए हर सूचना का अधिकार होना चाहिए लोगों को, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए, सूचना का अधिकार होना चाहिए। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सूचना का अधिकार, अगर हर चीज का सूचना मिले तो राजनीति में सुधार लाया जा सकता है और मजबूत बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट किया मैंने। क्वेश्चन नंबर 19 का बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से, ठीक है, किस राजनीतिक संस्था में, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? तो किस राजनीतिक संस्था के लिए? तो राजनीतिक संस्था लोकसभा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी पंचायती राज, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित है, तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा पंचायती राज। पंचायती राज के लिए, ठीक है, हमारे राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है। और इसके लिए एज कितना होना चाहिए? अगर आपका उम्र यानी कि एज 21 साल है तो आप पंचायती राज के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। लोकसभा के लिए कितना होता है? 25 होता है, विधानसभा के लिए 25 एज होता है, ठीक है, लेकिन पंचायती राज के लिए सबसे कम उम्र होता है, 21 साल होता है, ठीक है। अगर आप 21 साल के हैं तो पंचायती राज के लिए आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो टोटल 19 क्वेश्चन कराया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है वृंदा करात, ऑप्शन बी है मेघा पाटेकर, ऑप्शन सी है सोनिया गांधी, या ऑप्शन डी है मायावती। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेघा पाटेकर ने किया था, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन किए, यानी कि 20 क्वेश्चन किए जो कि सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड था। और ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड के द्वारा प्रकाशित किया गया है और ये एग्जाम में आने का बहुत ही चांस है, इसलिए इस क्वेश्चन को पूरा देखें, सही से देखें। और इस तरह के और क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चन ही कराया हूं। तो अगले वीडियो में आप लोगों को 20 क्वेश्चन दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 20 क्वेश्चन बताऊंगा। थैंक यू, बाय।